Class 9th, chapter drainage, the peninsular rivers. लास्ट वीडियो में हमने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर तक एक्सप्लेन किया था. द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट. पेनिनसुलर इंडिया वेस्टर्न घाट में मेनली वाटर डिवाइड करता है, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, जिसमें नॉर्थ से साउथ की ओर वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट में बहुत ही क्लोज फॉर्म्ड होते हैं वाटर डिवाइड. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स. ये सभी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां हैं जो फ्लो ईस्टवर्ड पूर्व की ओर बहती हैं एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और इसके बाद अपने अंत से पहले बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं. दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स, और ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं अपने अपने माउथ्स. मीन्स नदियों का मुंह नहीं होता, नदियों का होता है मुहाना. तो नदियों के मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, फॉर्मेट करती हैं डेल्टा. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स. यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी जलधाराएं हैं, यानी नदियों के की उप शाखाएं हैं, फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में होकर बहती हैं. द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स, यानी प्रायद्वीपी भारत की दो बड़ी नदियां हैं जो काफ़ी लंबा प्रवाह मार्ग रखती हैं, नर्मदा एंड द तापी, विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज. ये दोनों ही लंबी होने के कारण पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी भारत की दोनों ही अपने प्रवाह मार्ग से उल्टी बहने वाली नदियां हैं, विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां हैं. डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं, एक जोग्राफिकल फॉर्मेशन है उसका निर्माण करती हैं. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, तथा इस पेनिनसुलर पार्ट से जो बहने वाली नदियां हैं नॉर्थ इंडिया में बहने वाली नदियों की कंपैरेटिवली साइज में काफ़ी छोटी हैं. उसके बाद रिवर है द नर्मदा बेसिन. द नर्मदा बेसिन राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है. इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट. ये पश्चिम की ओर यानी उल्टी दिशा में बहती है, इन रिफ्ट वैली, यानी एक बहुत ही संकीर्ण घाटी में से होकर, फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, और उस घाटी या द्रोणी में से होकर ये बहती है ऑन इट्स वे टू द सी, यानी समुद्र में जाने से पहले. द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरस लोकेशंस. नर्मदा नदी जो है वो बहुत सुंदर यानी बहुत सुंदर दृश्य बनाती है, सुंदर सुंदर दृश्यों का निर्माण करती है. द मार्बल रॉक्स, जिसमें कि उसके आसपास बहुत खूबसूरत मार्बल की चट्टानें हैं. नियर जबलपुर, यानी मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज, जहाँ पर नर्मदा नदी एक बहुत गहरी घाटी में से होकर बहती है. एंड द धुआंधार फॉल्स, वहाँ पर एक बड़ा वाटरफॉल बनाती है, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, धुआंधार उसका नाम है. वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स, और इसके बाद नदी जो है वो बहुत सकरे पार्ट में से होकर बहती है. आर सम ऑफ द नोटेबल वंस. ये जो सकरे भाग हैं वो कई पर्यटक स्थलों के रूप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और वहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं. ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, यानी नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वे सभी आकार में बहुत छोटी हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स, और इनमें से अधिकांश जो हैं वो उसे राइट एंगल बनाती हुई ज्वाइन करती हैं. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. नर्मदा नदी का जो प्रवाह मार्ग, जो मेन प्रवाह मार्ग है, वो दो राज्यों को कवर करता है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. नेक्स्ट रिवर है हमारी द तापी बेसिन.
द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेस। तापी नदी जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, और ये जो है ये भी एक रिफ्ट वैली में से होकर निकलती है, पैरेलल टू द नर्मदा, नर्मदा के समानांतर बहती है, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन ये नर्मदा की अपेक्षा लंबाई में काफ़ी छोटी है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसका बेसिन जो है वो तीन राज्यों को कवर करता है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। अगर हम तटीय प्रदेशों में देखें तो पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, यानी कि ये अपने प्रवाह मार्ग में बहती हुई फिर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। क्यों मिल जाती है? क्योंकि जो भी तटीय नदियां हैं ये काफ़ी छोटी हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, यानी इसके साथ होकर बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं, द साबरमती, माही, भरतपुंजा एंड पेरियार, ये सभी इसके साथ होकर मिलती हैं या इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फाइंड आउट द स्टेट्स, ये एक एक्टिविटी है जो हमें करनी नहीं है। द गोदावरी बेसिन करनी क्यों नहीं है? क्योंकि ये चैप्टर जो है वो हमारे एग्जाम में आने वाला नहीं है, केवल पीरियडिक टेस्ट के लिए हमें इसकी तैयारी करनी है। द गोदावरी बेसिन, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। गोदावरी पेनिनसुलर पार्ट में बहने वाली लंबी नदी है। इट rises from the slopes of the western घाट in the नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट से पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनके ढलानों में से कहीं निकलती है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये अपना जो प्रवाह है, अपना जो वेग है, उसे बे ऑफ बंगाल में जाकर उसका समावेश कर देती है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर्स, यानी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस नदी के प्रवाह के शेयर में आता है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। इसका जो बेसिन है वो महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, और ये हिस्सा जो है अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। लेकिन यानी कि इस नदी का जो 50% प्रवाह स्रोत है वो महाराष्ट्र में ही है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। शेष ये नदी मध्य प्रदेश में, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी नदी में भी कई सहायक नदियां हैं जो उसके साथ मिलती हैं, सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता एंड द मंजरा। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। द वेन गंगा एंड द पेन गंगा भी इसकी सहायक नदियां हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। इसकी जो अंतिम 3 सहायक नदियां हैं, अंतिम 3 कौन सी हैं? मंजरा, वेन गंगा एंड पेन गंगा, जो कि लंबाई में काफ़ी बड़ी हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो अधिक होने के कारण। एंड द एरिया इज कवर्स, कि ये काफ़ी बड़ा एरिया जो है उसको कवर करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत में ये बहुत पॉपुलर है, इसे बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट रिवर है द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर, यानी 860 किलोमीटर लंबी है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, यानी ये चारों राज्यों में होकर बहती है और इसका जो प्रवाह स्रोत है इन चारों राज्यों को सिंचाई के लिए पानी देता है। द कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, यानी कि ये एक स्प्रिंग से निकलती है जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र के आसपास है। द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। लगभग 1400 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद बे ऑफ बंगाल में इसका अंत होता है। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। द कावेरी बेसिन, द कावेरी राइजेज इन द
ब्रह्मागिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी जो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की, वो ब्रह्मागिरी की श्रेणियों से निकलती है, वेस्टर्न घाट से, एंड इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कुड्डलोर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य के कुड्डलोर नाम के दक्षिणी बिंदु पर जाकर, और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर का कुल प्रवाह मार्ग है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है लेक्स। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, कि आप कश्मीर के साथ बहुत ही फेमिलियर फील करते होंगे, और यहाँ की जो डल लेक है वो बहुत ही फेमस है। द हाउस बोट्स एंड द शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, इन्हीं से यानी हाउस बोट्स एंड शिकाराज से अट्रैक्ट होते हुए थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर यहाँ पर घूमने आते हैं। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट, यानी कुछ अन्य टूरिस्ट भी ऐसे ही पर्यटक स्थलों पर और भी आते हैं, स्पॉट नियर अ लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, यानी ऐसी ही लेक स्पॉट्स पर जहाँ पर वे बोटिंग, स्विमिंग करते हैं, एंड अदर वाटर गेम्स, यानी अन्य जो जल से संबंधित जो क्रीड़ाएं हैं उन्हें करते हैं। इमेजिन दैट इफ Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? यानी नैनीताल, श्रीनगर में जितने भी पर्यटक आते हैं इन झीलों के आकर्षण के कारण, अगर ये झीलें वहाँ ना होती तो क्या इतने पर्यटक वहाँ आकर्षित होकर आते? हैव यू एवर ट्राइड टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स, कि अब हमें इन झीलों के महत्व को बताना है। इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट, जिसके कारण कि ये उन प्लेसेस को अट्रैक्टिव बनाती हैं जिसके कारण यहाँ टूरिस्ट आते हैं। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज, कि जो झीलें हैं वो पर्यटकों के लिए कैसे आकर्षण का केंद्र होती हैं, कैसे उपयोगी होती हैं, बहुत सारे प्रकार से। इनके बारे में अब हम आपको बताएंगे। इंडिया हैज़ मेनी लेक्स, भारत के पास बहुत सारी लेक्स हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज, वे आकार में एक दूसरे से भिन्न है, एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, तथा प्रत्येक की जो विशेषताएं हैं वे एक दूसरे से भिन्न हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, अधिकांश जो झीलें हैं वे परमानेंट हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कुछ ऐसी भी झीलें हैं जिनमें जल की मात्रा केवल रेनी सीजन में ही होती है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, यानी इस प्रकार की जिनमें वर्षा काल में ही जल होता है, इस प्रकार की झीलें हमें सेमी एरिड एरियाज के इनलैंड पार्ट्स में मिलती हैं। इनलैंड मीन्स अंतर्देशीय, यानी देश के अंदर ही जो झीलें हैं विभिन्न राज्यों में, उनमें वर्षा के समय इनमें पर्याप्त जल होता है। देयर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, कुछ हमारे देश में ऐसी भी झीलें हैं जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने के परिणाम से बनी है, जहाँ पर आइस शीट जो है उसके मेल्ट होने से इन झीलों का निर्माण होता है। while the others have been formed by wind, river action and human activities, जबकि अन्य ऐसी झीलें भी हैं जिनका निर्माण विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, यानी मैनमेड हैं या फिर रिवर एक्शन के कारण उनका निर्माण हुआ, इस प्रकार की झीलें भी हैं। ए मींडर्स रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स, यानी जो रिवर्स मींडर्स का निर्माण करती हैं फ्लड प्लेन्स में, वे तटों को काटकर ऑक्सबो लेक के रूप में विकसित हो जाती हैं। स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लैगून इन द कोस्टल एरियाज, कुछ स्वच्छ पानी और मीठे पानी की झीलें भी जन्म लेती हैं कोस्टल एरियाज में।
एज द चिल्का लेक, द पुलिकट लेक एंड द कोल्लेरू लेक। ये कुछ उनके उदाहरण हैं। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। कुछ जो झीलें हैं इन भौगोलिक प्रदेशों में उनका प्रवाह सीजनल यानी मौसमी होता है। फॉर एग्जाम्पल द सांबर लेक इन राजस्थान, जैसे कि राजस्थान की सांबर लेक, विच इज ए सॉल्ट वाटर लेक। ये एक खारे पानी की झील है। इट्स वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। इस झील के पानी का इस्तेमाल नमक बनाने के लिए किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। अधिकांश ताजे पानी की जो झीलें हैं, स्वच्छ पानी की जो झीलें हैं, हिमालयन रीजन्स में मिलती हैं। दे आर द ग्लेशियल ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति ग्लेशियर्स के कारण हुआ। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में अगर हम कहें, दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन, यानी कि ग्लेशियर्स के खोदे जाने पर या उनको हटाए जाने पर जिन बेसिन्स का निर्माण होता है, विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट, और उसके बाद वो जो गहरे गड्ढे बन जाते हैं उनमें बर्फ के पिघलने से जो पानी भर जाता है, उसके कारण इन झीलों का निर्माण होता है। द वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट, यानी वूलर लेक के बारे में अगर हम पढ़ें जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसके बिल्कुल ही विपरीत है। इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये हमें इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ के कारण इसका यानी इसका ओरिजिन हुआ। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल एंड बारापानी आर सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ये सभी जो हैं ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, यानी जो नेचुरल लेक्स हैं उन जिनका निर्माण नदियों के कारण हुआ या नदियों के कारण बनी हैं, उनसे हाइडल पावर को जनरेट किया जाता है। हैज़ ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर, यानी इस तरह से हाइडल पावर जनरेट करने वाली एक जो लेक है उसका नाम गोविंद सागर है, जिस पर कि जिससे हाइडल पावर को जनरेट किया जाता है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी जो झीलें हैं उनका मानव के लिए बहुत ही महान मूल्य होता है। ए लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर, यानी एक झील जो है वो एक नदी के प्रवाह को जारी रखने में मदद करती है ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल, यानी जिस समय भारी वर्षा हो रही होती है। इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और इसके अलावा ये वर्षा जल का संग्रह करती है बाढ़ के समय में, और नदी को उस जल को दे यानी ड्राई सीजन में उस जल को देकर नदी के प्रवाह मार्ग को जारी रखने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, यानी हाइडल पावर को डेवलप करने में भी यूज़ की जाती हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, अपने आसपास का जो जलवायु होता है उसको मॉडरेट करने में मदद करती हैं। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जल जीव होते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको मेंटेन करने में मदद करती हैं। इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, तथा देश की जो भौगोलिक सुंदरता होती है, प्राकृतिक सुंदरता होती है, उसको मेंटेन करने में मदद करती हैं, उसे इनहेंस करती हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म को डेवलप करती हैं। एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, तथा एज टूरिस्ट अगर हम घूमने जाते हैं तो ये हमें रिक्रिएट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, यानी अगर हम मानव इतिहास को देखें तो मानव इतिहास को देखने से हमें पता चलता है कि जो मानवीय इतिहास है उसमें फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस नदियों का हमेशा से रहा। क्यों रहा? क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन का जो एग्जाम्पल हमारे देश में है, उसके अलावा वर्ल्ड में कई जो अदर सिविलाइजेशंस थी, जैसे दजला फरात की सभ्यता, जैसे नील नदी की सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं, हुआंगो नदी की सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं दुनिया में हुई हैं वे सभी किसी न किसी नदी के तट पर विकसित हुई। तो वाटर फॉर्म द रिवर्स
इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स। यानी नदी जल एक प्राकृतिक संसाधन है, इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज में बहुत अधिक जरूरी है। देयर फोर द रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेल्टर्स फ्रॉम एंसेंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे जो हैं, सेल्टर्स मीन्स मानव अधिवास के आकर्षण का केंद्र रहे। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज, क्योंकि ये मानवीय अधिवास ही बाद में जाकर बड़े शहरों के रूप में विकसित हुए। मेक ए लिस्ट ऑफ सिटीज इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, कि यहाँ पर ये कहा गया कि मेक ए लिस्ट मीन्स एक अभिसूची तैयार कीजिए इन योर स्टेट, अपने राज्य से, विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, कि वे जो शहर हैं वे कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं। जैसे आगरा यमुना नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे, जैसे कानपुर गंगा नदी के किनारे, वाराणसी इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे। तो इस तरह से एक लिस्ट तैयार करनी है। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, यानी कि जो नदियां हैं उनका जल इरिगेशन के लिए, नेविगेशन मीन्स जल यातायात के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन जल विद्युत बनाने के लिए, इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस इसका बहुत ही विशेष महत्व है, पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, यानी विशेषकर भारत जैसे देशों में। वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जहाँ पर लोगों की आजीविका का मुख्य जो साधन है वो कृषि है, क्योंकि नदियां सिंचाई के अच्छे साधन उपलब्ध कराती हैं ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि भारत की बड़ी जनसंख्या के लिए। लास्ट टॉपिक है रिवर पॉल्यूशन, यानी कि नदी प्रदूषण। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी बढ़ती हुई जल की मांग, डोमेस्टिक घरेलू पर्पज से, म्यूनिसिपल आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनकी ज़रूरत के लिए, इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, एंड एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि मांग को पूरा करने के लिए नदियों का जो जल है प्राकृतिक रूप से उनको पूरा तो करता है, बट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे जो जल की गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम क्या होता है कि मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, यानी बहुत अधिक जल का दुरुपयोग किया जाता है या बहुत अधिक जल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वाटर वॉल्यूम या जो रिवर की कैपेबिलिटी होती है वो शॉर्ट होती जाती है। ऑन द अदर हैंड, अन्य शब्दों में, ए हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, एक बड़ी समस्या है कि अनट्रीटेड सीवेज जो है, यानी कि हमारे द्वारा किया गया निस्तारण, जो भी हम अपना सॉलिड वेस्ट छोड़ते हैं वो कहीं शहर के बाहर जाके नाली और नालों के माध्यम से नदी की मुख्य धारा में छोड़ दिया जाता है। एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी कि औद्योगिक कचरा जो है उसे भी नदियों में डाल दिया जाता है। आर इम्प्टाइड इनटू द रिवर्स, यानी सब कुछ निस्तारित कर दिया जाता है नदियों में। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये केवल पानी की गुणवत्ता को ही प्रभावित नहीं करता, बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, बल्कि ये नदी की स्वयं को स्वच्छ करने की जो क्षमता होती है उसको भी प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिकेट स्ट्रीम फ्लो, इससे क्या होता है कि जितना जल प्रदूषित होता है प्रवाह उतना ही मंद पड़ जाता है, क्योंकि गाद की मात्रा बहुत होती है। द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ लार्ज सिटीज, यानी कि बड़े शहरों के पास प्रदूषित जल बहुत अधिक होने के कारण गंगा का जो प्रवाह वेग है वो 20 किलोमीटर रह जाता है, क्योंकि उसमें गाद बहुत ज़्यादा सिल्ट और गाद होता है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण डू नॉट अलाउ इट टू हैपन एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर्स हैज बीन राइजिंग, यानी बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण पॉल्यूशन लेवल को अधिकांश नदियों में जो बढ़ता जा रहा है उसे रोका जाना चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स, इसीलिए नदी प्रदूषण को कम करने के लिए वेरियस एक्शन प्लान्स जो हैं क्लीनिंग ऑफ रिवर्स
लॉन्च किए गए टाइम टू टाइम, जैसे नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा परियोजना। तो हैव यू हियर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? क्या आपने इन एक्शन प्लान्स के बारे में सुना है जिन्हें कि भारत की नदियों को स्वच्छ करने के लिए चलाया गया? हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड रिवर वाटर? की क्या आप जानते हैं कि नदी का जो प्रदूषित जल होता है वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। कि हमें ये सोचना है कि बिना नदी जल के या बिना फ्रेश वाटर के क्या हमारा जीवन संभव है? अरेंज अ डिबेट इस विषय पर एक डिबेट की जानी चाहिए कि नदी जल जो है वो मानवीय और यानी ह्यूमंस को और एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट करता है या नहीं। ये एक विवाद का विषय है, एक बहस का विषय है। तो ये आपका चैप्टर था। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दूं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो ओनली पीरियडिक टेस्ट में ही इसमें से कुछ आ सकता है, या फिर जो हमारे एनुअल एग्जाम्स होंगे उनमें से इसमें मैप में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में से आपको कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने, क्योंकि इस चैप्टर को आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था जिससे कि आपको कुछ फ़ायदा हो सकता था, इसलिए क्योंकि हमें अपने देश की नदियों के बारे में, रिवर पॉल्यूशन के बारे में, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके ओरिजिनेटिंग प्लेसेस के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन करना आपके लिए बेहतर समझा, इसलिए ये आपको बताया। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी। थैंक यू।